और इसके साथ ही हमारे तमाम साथी जी भारतीय पत्रकार संघ के दिल्ली प्रदेश के सचिव चुने गए हैं। मतलब सचिव चुने गए। जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में भाई उनको जैसे कापी पेंसिल वगैरह इस तरह का मुहैया कराना, बैग वगैरह आदि की। आर्थिक गैर समानता इतनी हो गई है देश में कि अमीरी का जो चंद लोग हैं वो अमीरी का उनके ऊपर सुपर जो व्यक्ति हैं उन्हीं तक ये भाषाएं चाहते हैं कि अंग्रेजी सीख के हमारे बच्चे आगे बढ़े, और ये बच्चे आ गए तो हमारे बच्चे पीछे पिछड़ जाएंगे। अरे भाई क्या दिक्कत है, जब इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कार्रवाई होगी तो हमारे पहले भी गुलशन गार्डन में मना कर आई, उन्होंने संयुक्त मनाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। बड़ी श्रद्धा के साथ पुष्पांजलि कार्यक्रम और इसके साथ ही हमारे तमाम साथी विजय पूनिया जी और भी कुछ बच्चे हैं एक बहुत ही वो भी फटाफट से आ जाए। हर्ष उत्पन्न करने वाली सूचना है कि भाई विजय पूनिया जी भारतीय पत्रकार संघ के दिल्ली प्रदेश के सचिव चुने गए हैं। मतलब सचिव चुने गए हमारे लिए बहुत हर्ष और गौरव की बात है। बहुत ही बढ़िया। एक बार सभी तालियां बजाकर इनका और हौसला बहुत ही अच्छे पत्रकार है, मैं भी जानता हूँ इनको करीब से। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय पूनिया जी। एक बड़े पद पे एक यूनिट के रिपोर्टर्स यूनिट के आज अध्यक्ष जी सर आजा जो भी उपाध्यक्षगण है हमारे सारे साथी देख रहे नवल साहब सब जो भी साथी आए सर आइए। नाग साहब की तरह नाग साहब भी आइए। तो सम्मानित किया जा रहा है, मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दृश्य कि हमारे पत्रकार को सम्मान और एक वरिष्ठ पद, बड़ी बात। बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। संघ की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दों को बहुत गहराई से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग। आज हम ये सम्मान की श्रृंखला में दो बच्चे बच गए थे। हाँ, ये नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं। तो एक अक्षरा अटल, श्री कुंवर अटल जी की पुत्री हैं। ये सीनियर सेकेंडरी में प्राप्तांक 67% इन्होंने प्राप्त किए थे। मैं पहले भी गुलशन गार्डन में मना कर आई, उन्होंने संयुक्त मनाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। खुशियाँ सबको बांटनी चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। साथ साथ है। बिटिया के अकेली आई है बेटा, मम्मी पापा साथ आओ आप। बाबा साहब की 135वीं जयंती तथा उनका 136वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और साथ में बुद्ध पूर्णिमा भी। ये त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा ऐसा बताया जाता है और इतिहास में हमें लेख में मिलता है कि आज ही के दिन
भगवान बुद्ध को का जन्म भी हुआ था, उनको बोध भी प्राप्त हुआ था आज ही के दिन, और उनका महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। इसलिए इस दिवस को त्रिविध पावनी दिवस कहा। भिक्षु ने पूर्णिमा जी, हंसने से बात नहीं बनेगी। सतपाल जी के घर से, हमारे घर से भी, नांग साहब के घर से भी, और भी मातृशक्ति जिले सिंह जी, इतनी उम्र में इनका जज्बा, इनका जुनून बोलता है। संपूर्ण भारत में कभी फोन करते हैं तो कभी बंबई, कभी नागपुर, कभी उज्जैन, कभी अलीगढ़, कभी सोनीपत पानीपत, कभी देखते तो अम्बाला चंडीगढ़, और कभी जो है लखनऊ। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं तो उनके साथ जाकर के मोमबत्ती प्रज्वलन करने का कार्य करें। पंचशील जीवन अमर हित शिकवण, पंचशील जीवन अमर हित शिकवण। सोड बालक राम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बालक राम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आदरणीय बंधुओं, जिनका हमें फोन में क्वालिटी नहीं है। हम तथागत बुद्ध से आशा करते, कामना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और पुस्तकों के फोन में क्वालिटी नहीं है। खुशियाँ सबको बांटनी चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजरगढ़ के अंदर और मेरे पीछे तमाम पदाधिकारी मौजूद है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली नजरगढ़ में इसका हेड ऑफिस है और रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। तो तमाम पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी से भी है बालक राम जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है, और भीम आर्मी भी साथ में चलाते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे कि सर थोड़ा सा पहले तो बताएं कि ये सर थोड़ा बता पहले जो संगठन आप लोगों का उसके बारे में। देखिए, ये हमारा जो संगठन है ये सन 2011 में फॉर्म हुआ था। उस समय से हम लगातार बाबा साहब के जन्म दिवस पर अपना एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इसमें बहुत से आयोजन होते हैं। अभी लोगों ने बताया भी है इधर, और तब से ही लगातार हम ये आयोजन करते रहे हैं। और इसमें हमारी समिति में प्रेजेंटली 70 के लगभग सदस्य हैं, मतलब 70 के लगभग सदस्य हैं। जयंती मनाती हो पूरे साल में कुछ और भी इसके अलावा भी हम, और जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में भाई, उनको जैसे कापी पेंसिल वगैरह इस तरह का मुहैया कराना, बैग वगैरह आदि की इस तरह की हम सहायता उनको करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं हमसे आके बोलते हैं उनको हम सहायता करते हैं अपने लेवल पे, और समिति के लेवल पे भी करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। और आज जो आपने प्रोग्राम किया उसमें क्या क्या किया था? उसमें अभी जो बच्चे आए, जो पिछले विगत सत्र 2025 में सीनियर सेकेंडरी से लेकर के स्नातकोत्तर तक
जिन बच्चों ने 75% मार्क्स अर्जित किए थे उन बच्चों को हमने सम्मानित किया यहाँ पे। और जो नवनियुक्त नई नौकरियों में जो बच्चे लगे हैं उनको भी सम्मानित किया। उनको वो अपने अभिभावकों के साथ यहाँ आए थे, उनको सम्मानित किया। और बाकी कार्यक्रम जैसा हमें आगे आदेश होता वो करते रहते हैं। टीम मिलकर करते हैं। हाँ, सारी टीम मिलकर करते हैं और ये सभी ये जो अपने सम्मानित लोग हैं उनके सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो थोड़ा बताया आप आज़ाद समाज पार्टी से शायद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अगर मैं गलत नहीं हो तो। जी बिल्कुल। थोड़ा बताओ तो पार्टी को लेके बताओ थोड़ा, पार्टी आगे क्या कर रही है, टीम क्या। देखिए, जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी का बिल्कुल क्लियर संकल्प है कि हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो विचारधारा है, काशीराम साहब का जो एक संकल्प था प्रबुद्ध भारत, उसकी तरफ हम उस दिशा की तरफ हम काम करेंगे। जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, मैंने आज के कार्यक्रम की समस्त टीम को बधाई दी है क्योंकि उनका एक फोकस शिक्षा पर था। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा पर जो उनका फोकस था वही फोकस हमारा आज़ाद समाज पार्टी का है। जब आप इन्हें बताया कि 3 लाख स्कूल ऑल इंडिया से बंद हो चुके हैं, तो शिक्षा आगे बढ़ेगी कैसे? क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में अच्छी तरह से बोलते हुए एक बात बोलते हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती, माइक की आवाज़ कम हो जाती है, तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए श्योर कर दूं, जिस तरह वो स्कूल बंद कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में अगले 6 महीने के अंदर आपको 250 वार्ड में 250 पाठशालाएँ आपको खुली मिलेगी। हमारी ऑलरेडी कम से कम ये मान चलिए, हमने नरेले विधानसभा नंबर 1 से हमने पाठशालाएँ स्टार्ट कर दी हैं। हमारी वहाँ एक पाठशाला खुल गई है। हम हर विधानसभा, हर वार्ड में एक पाठशालाएँ बिल्कुल खोल रहे हैं, डीम पाठशालाएँ। वो बंद करने का काम करेंगे, हम स्कूल खोलने का काम करेंगे। अंत में देखेंगे कि जीत किसकी होगी। जीत हमारी होगी, हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं और इस जीत को हासिल नहीं, जीत हमारे साथ साथ होगी। उस तरह एक चीज़ हो रहा है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस में चेंज करता है, 9th क्लास में जो पीरियडिक टेबल होती है वो चैप्टर ही उड़ा दिया, तो बच्चों को बेस बनेगा कैसे? जैसे जो 10th में मैथ का पढ़ता है, जो बेसिक मैथ पढ़ता है, तो 11th में ना तो कॉमर्स के साथ उसको मैथ मिलता है, ना साइंस के साथ उसको मैथ मिलती है, जिसमें फिजिक्स कमज़ोर हो जाती है, तो कंपटीशन होगा कैसे फिर आगे? देखिए, जहाँ तक आप कंपटीशन बात करें, ये व्यवस्था संभलेगी संसद से, और ये इस व्यवस्था को संभालने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा से वंचित केवल वंचित समाज नहीं है, उसमें हर वर्ग इफेक्ट होगा। जो केवल धनाढ्य वर्ग है कि मात्र धनाढ्य वर्ग ही इसका लाभ उठा पाएगा। ठीक है, जो गरीब है वो गरीब और गरीब गरीब बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि समय आर्थिक गैर समानता इतनी हो गई है देश में कि अमेरिका जो चंद लोग हैं वो अमेरिका उनके ऊपर एम्पायर लगता जा रहा है और गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और शिक्षा सबको चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो। तो हम इसलिए हम ये नहीं कह रहे, हम तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम तो देश में को एक प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी अग्रसर है। वो शिक्षा पे और चिकित्सा पे दोनों में मेन फोकस होगा। उसमें आप देखिए, लोग जाति धर्म को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी को लोग ज्वाइन करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो संविधान को मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब पढ़ा भी है मैंने, मेरे को संविधान से 2 बातें समझ में आई कि एक वोट देके हम सरकार बनाते हैं, अरे टैक्स देके सरकार चलाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं हम किसी के पास जॉब करते हैं तो मालिक होता है, हम अगर अच्छा काम करें तो हमें तोड़ देता है, जो भी एक्शन लेता है। हम मतलब कि टैक्स के तौर पर पैसा देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, फिर भी हमें मार खानी पड़ती है। तो एक टैक्स और एक वोट हमारा अधिकार, जो कि हमारे इशारों पे नाचना चाहिए, लेकिन हम लोग नाचते हैं इशारों पे, क्या कारण है? इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि टैक्स का जंजाल ऐसा बनाया गया कि जब आप एक रोटी का ग्लास भी तोड़ते हैं वो टैक्स के साथ जाता है। आपके पानी पे टैक्स है, आपके अनाज पे टैक्स है, आपके दवाई पे टैक्स है, आपके इनकम पे टैक्स है, हम दे रहे हैं और हम उससे बच नहीं सकते। हम बच नहीं सकते। आप कैसे कहेंगे किसी से दुकान पर जाकर के? लोगों की समझ में तो ये बात नहीं है। यस, लोगों के दिमाग में हम यही बात डाल रहे हैं कि सब कुछ आपका देने के बाद पूरा एक सेक्टर जो है आपकी मेहनत पर बनता है और बावजूद उससे आपको मिलता कुछ नहीं है। इसलिए इस जन जागरण की आवश्यकता है कि लोगों के दिमाग में ये बात आए, क्योंकि वे तो हमारे नौकर है ना, हम उनके नौकर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पे राजी करते हैं। मतलब मेरा सारा समझ निश्चित रूप से संविधान की जो व्यवस्था वो यही है कि वो प्रतिनिधि हमारे नौकर हैं और हम 5 साल में उनको बदल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस ढंग से देखा है कि पूरी व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा गया है,
जहाँ इलेक्शन कमीशन तक को अपने हाथ में ले लिया गया है, न्यायालय जहाँ आज बेबस दिखाई पड़ता है, सारी की सारी वैधानिक संस्थाएं जो है आज बड़ी निरुपाय हो रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए तो फिर पूरी जनता को जागरूक होना पड़ेगा और तब एक चैलेंज पोज करना पड़ेगा कि दूसरे देशों में हो रहा है कि आप ऐसे बच नहीं सकते। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, महाराष्ट्र से एक लेडीज थी जिसने बीजेपी के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करे थे, उन्होंने उनको तू तड़ाक करके गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ तक कि पत्थर फेंका। वो मैं गलत मानता हूँ, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था। जो मतलब के वर्ड से उन्होंने पूरे सभी कार्यकर्ताओं को रोड से हटा दिया कि टैक्स हम देते हैं, परेशान हम लोग रहे हो, तुम कब्जा करके बैठे हो। तो वो एक मैसेज अगर देखा जाए तो जनता के लिए, वो लोग भी समझ नहीं पाते। नहीं, सब ये है कि वो सब कुछ करेंगे, उनके पास ताकत है, वो रोड से भी हटाएंगे, आपकी भागीदारी भी नहीं होने देंगे। और अगर यही हम सोच लेते तो इस देश को आज़ाद हो जाने देते, ये देश तो आज़ाद नहीं हो पाता। ये सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में, ये कि हम लोगों को हटना तो नहीं है। हिम्मत जो है हमें रखनी है। ये मारेंगे भी, ये पीटेंगे भी, ये गोली भी चलाएंगे, ये जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहते। और हर देश के तानाशाह का यही हाल है, यही नहीं, तानाशाह की प्रकृति यही होती है कि वो किसी भी तरह अपनी कुर्सी को नहीं खिसकने देते, चाहे जनता का कुछ भी हो जाए। लेकिन जब जनता उठ ही जाती है, तो आप देख लीजिए 25 साल से ज़्यादा, आप पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के इतिहास में देख लीजिए 25 साल से ज़्यादा तानाशाही टिक नहीं पाई। जहाँ एक डेमोक्रेसी का स्वाद जहाँ चखा जाता है, जब पता लग जाता है। ईरान सुपर पावर बन गया। ईरान कोई सुपर पावर नहीं बना है। अभी तो युद्ध चल रहा है, युद्ध की बारीकियां चल रही हैं, क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं, और वो हमसे कोई ज़्यादा कंसर्न इस वक्त नहीं है। ठीक है ना। ये थोड़ा आप बताओ मुझे, आप शिक्षक हो और पढ़ाते शिक्षक हो, इनको लाइट ऑन करा दो ना। आप शिक्षक भी हो और पढ़ाते भी हो, मुझे आपको बताए कि जो एजुकेशन 6 से लेकर 12 तक के क्या क्या सिलेबस चेंज हो के कैसे नए चैप्टर आए हैं, और वह चैप्टर बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाते पता होगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपके चैनल विजय पूनिया सर जी और जो सर जी, हाँ, जय भीम के साथ के आए हुए हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा जो है सवाल उठाया है। सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली के महासचिव के रूप में मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इतने लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा, तमाम मिशनरी नेता आए, बुद्धिवादी आए, चिंतक आए और लाभान्वित हुए। तो आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा पहली बात तो ये कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र फार्मूला लगाया जाएगा। इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, इसके अलावा और भी कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, मैं राजभाषा संघर्ष समिति पंजीकृत का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। अभी कल ही मैं बेंगलोर से लौटा हूं फ्लाइट से, और मेरी वहां पर मैसूर विश्वविद्यालय प्रोफेसर लोकनाथ जो वाइस चांसलर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है कि सरकार त्रिभाषा सूत्र फार्मूला लाई गई है, उसके द्वारा लाया गया है। पर आप लोग जो है ना हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, परंतु उसको रोजी रोटी के साथ आप जोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, परंतु हमारे गरीब, पिछड़े और बहुजनों के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां पर इस तरह की व्यवस्था नगण्य है, कमज़ोर है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी की ये हालत है, सरकारी स्कूल के विद्यालय जो नेशनल लॉ जो यूनिवर्सिटी है, उसमें क्लैट का एक क्वेश्चन पेपर आता है, वो टोटली इंग्लिश में होता है। अगर उसमें हिंदी भी जोड़ दी जाए तो बच्चे समझ सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर ये सवाल है, हिंदी में ये है। परंतु हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनमें ऐसा नहीं है। मैं जो है ना ये NLU द्वारका जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी जाने का प्रयास किया, परंतु वाइस चांसलर साहब ने कोई मौका नहीं दिया। इसी तरह से मैसूर विश्वविद्यालय के अभी 3-4 दिन पहले मिला हूँ प्रोफेसर लोकनाथ वाइस चांसलर, उनसे बातें की हैं, परंतु ये बातें कोरी रह जाती हैं।
हमने जो है ना हिंदी को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्टिकल 348 की ऐसी बाध्यता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी, हम चाहते हैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, कर्नाटक में कन्नड़ आदि में सुनवाई होनी चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि वो जो है ना सुपर जो व्यक्ति हैं उन्हीं तक ये भाषाएं चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखे हमारे बच्चे आगे बढ़े, और ये बच्चे आ गए तो हमारे बच्चे पीछे पिछड़ जाएंगे। अरे भाई क्या दिक्कत है, जब इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कार्रवाई होगी तो हमारे लोग समझ पाएंगे कि हम जीत गए तो क्यों जीत गए, हारे तो क्यों हारे। मैं फिर आपके सवाल पर वापस लौटता हूँ, जो हिंदी संस्कृत आदि जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नाम चारे किए हैं। अरे भाई इनको रोजी रोटी से जोड़िए आप। संस्कृत, हिंदी संस्कृत, लोग कहते हैं संस्कृत तो फेरे कराने वालों की भाषा है, इसकी कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी भाषा को जो है रोजी रोटी से जोड़िए, फिर झुग्गी झोपड़ी से लेकर के बड़े स्तर के जो सामाजिक लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप बताइए अंग्रेजी के लिए कौन सा प्रचार प्रसार हो रहा है? अपने आप फल फूल रही है। कहीं आपने सेमिनार देखे, कभी प्रोग्राम देखे कि अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो? नहीं, अंग्रेजी को स्वतः लोग गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला जो पेरेंट्स है वो चाहता है हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा स्कोप है। यदि विदेश फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं तो चाहता हूँ कि जो चपरासी है, प्योन है, उसको भी अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का महत्व इस सरकार ने इतना ऑटोमेटिक बढ़ा दिया है। अगर दूसरी भाषाओं का अगर महत्व बढ़ेगा तो वो भी फले फूलेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपने सही कहा कि परंतु ये इनका फार्मूला है, ये सरकार का हमें रास नहीं आ रहा है। सभी भाषाओं को रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए, उसको स्कोप होना चाहिए। बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, अरे नौकरी भी लगेगा तभी तो है। संस्कृत पढ़ रहा है और बाहर आ गया निकल करके और वो फेरे कराने में ही उलझा रहे, कहाँ पर होगा? कुछ नहीं होने वाला, भूखा मरेगा। ये संस्कृत का पढ़ने वाला इस तरह से उनको रोजी रोटी के साथ नहीं जोड़ा गया। बोलिए। तो ये थे अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण मंच के पदाधिकारी नरेश कुमार जी, और भी लोगों से मैंने बातचीत की। सब ने अपनी बातें रखी। कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में थे, मैंने इनसे पूछे, उनके बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिए और जवाब भी संतुष्ट थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है या नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।